हमने आपसे सवाल पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको 12 साल हो गए सत्ता में बैठे हुए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, सवाल क्यों नहीं पूछते? हमने डिफेम कर दिया। हमारे चैनल को बैज ऑफ ऑनर मिल चुका है कि हमारे पेज को शट डाउन कराना पड़ रहा है और मुंह बंद करवाना पड़ रहा है। ट्रंप आपके खिलाफ बार बार बोलता है और हम उसके बारे में बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो क्या हमने डिफेम कर दिया आपको? किसान सड़कों पर अगर बैठे रहे, किसानों की बात हमने रख दिया आगे, तो क्या हमने आपको डिफेम कर दिया? मुसलमान जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट जो ऑल ओवर इंडिया फैला, हमने उसको कवर कर दिया, तो हमने आपको डिफेम कर दिया। आपका सांसद जो है वो संसद भवन के अंदर अपने कलीग को गलत शब्द बोलता है, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं अभी क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन अभी चल रहा है, हमने उस बारे में बात कर ली, तो हमने आपको डिफेम कर दिया। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर एक युद्ध थोपा। आप एक दिन पहले इजराइल में थे, उससे अगर सवाल पूछा जाएगा हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या एग्जैक्टली, तो हमने आपको डिफेम कर दिया। मतलब ये तो बेवकूफी की हद है। एप्स्टीन फाइल में आपके मंत्री का नाम आया और जो सर्कमस्टेंशियल चीजें हैं वो बहुत सारे सवाल पैदा करती हैं, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप डिफेम हो जाएंगे। लीडर ऑपोजिशन जो है वो आपके ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, उसके ऊपर अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप डिफेम हो जाएंगे। तब तो भाई मुझे ये लगता है निवेदिता कि पत्रकारिता करना ही डिफेमेटरी प्रोफेशन है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को बैज ऑफ ऑनर मिल चुका है। पत्रकारिता का सम्मान हमें मिला है। कई बार डाउट होता था कि जो हम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पता चल गया है कि हो रहा है और इतना ज्यादा हो रहा है कि हमारे पेज को शट डाउन कराना पड़ रहा है और मुंह बंद करवाना पड़ रहा है कि नहीं नीरज सर? तो बैज ऑफ ऑनर मानते हैं इसको आप? बैज ऑफ ऑनर बिल्कुल मानता हूं मैं, और हम लोग कल लाइव में भी डिस्कस कर रहे थे, कोई पहली दफा नहीं है। मतलब मुझे तो ये पता था कि असर तो हो ही रहा है निवेदिता, ठीक है, और ये आपको भी पता है। लगातार हमारे कंटेंट को जिस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, रीच को किल करने की कोशिश की जा रही थी। इससे पहले हमारे कार्टून्स के ऊपर भी हमने देखा कि किस तरीके से उसे टेक डाउन करने का ऑर्डर आया। राकेश जो हमारे कार्टूनिस्ट हैं उनके पर्सनल प्रोफाइल पर रीच लगातार रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था। जो व्यूअरशिप मैट्रिक्स है उसे देख के उसका अंदाजा लगता है। मतलब जिस वीडियो को लगभग 60 से 65% तक जिसका एवरेज वॉच टाइम है, मतलब 50 मिनट की वीडियो अगर 23-24 मिनट उसका एवरेज वॉच टाइम है, ठीक ठाक लोगों ने उसको शुरुआत में देख भी लिया तो भी रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। ऑन गोइंग टॉपिक के ऊपर है, तो वो केवल एल्गोरिथमिक मसला नहीं है, वो शैडो बैन जैसी कोई चीज़ है। तो ये चीज़ हम लगातार शुरू से झेल रहे हैं। 2-2.5 सालों से बहुत कंसिस्टेंटली हम मीडिया प्रोडक्शन में आए जब आप लोग टीम में शामिल हुए, लेकिन उससे पहले भी पुलिस के नोटिसेस में देख रहा था। 2022 की एक नोटिस किसी ट्रोल ने ट्विटर पर लगाया है दिल्ली पुलिस का। वो नोटिस भी क्यों था? क्योंकि एक सांप्रदायिक बुड्ढा जो है वो भाषण देता है जंतर मंतर से और वो हत्या की अपील करता है। हम उस हत्या की अपील वाली वीडियो को चलाते हैं ये कहते हुए कि गलत अपील है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हम पर होती है, नोटिस हमको भेजा जाता है कि हम एनिमिटी फैला रहे हैं। मतलब लोग जो हैं वो हत्या की अपील करते रहें, हम ये ना कहें कि हत्या की अपील करनी गलत है। अगर हम ये कह रहे हैं तो गलत है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ भी आरोप लगाते हों, प्रधानमंत्री खैर जवाब तो देते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो वो करते नहीं, वो अलग मसला है। हम अगर उन्हीं सवालों को पूछे या उन्हीं पे बात करें कि भाई फलाना आदमी फलाना आरोप लगा रहा है, और आदमी भी कोई आम नहीं, जो खास आदमी है, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, तो हम दिक्कत में आ सकते हैं। मतलब ये अजीब सा माहौल है, और इस अजीब से माहौल में जो एक्शंस थे, ये ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने कल्पना कभी ना की हो। मतलब हम लोग हंसी मजाक में भी ये बात करते ही रहते हैं कि भाई इतना ज़्यादा मोहब्बत से हम याद करेंगे नरेंद्र मोदी जी को, तो नरेंद्र मोदी जी भी याद तो कर ही सकते हैं। तो सरकार ने याद किया है और फेसबुक पेज हमारा रिस्ट्रिक्ट किया है। वो जो ऑर्डर है ना वो बड़ा वेग है। और एक व्यक्ति का मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने फेसबुक पे, जो हमने वीडियो डाली सूचना देते हुए, उन्होंने कहा ये मसला केवल पॉलिटिक्स का नहीं है, ये मसला केवल नेशनल दस्तक का नहीं है, ये मसला केवल और जो पेजेस बंद हुए हैं उनका नहीं है, ये मसला ये है कि आप पूछ ही नहीं सकते क्या, आप रिपोर्ट ही नहीं कर सकते क्या। मतलब ताकत के शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं वो थोड़े से असहज अगर हो जाएंगे तो वो आपसे आपका स्पेस छीन लेंगे। और इसका मतलब लोगों को ये लग सकता है, बहुत सारे जो ट्रोल्स हैं उनको ये लग सकता है क्या हुआ, एक फेसबुक पेज ही तो बंद हुआ। अरे एक फेसबुक पेज सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ मेहनत करके डेटा रिच बनाने में और उसको बिल्ड करने में मतलब समय लगता है, खून पसीना लगता है।
ऐसा नहीं है, मतलब हम ट्रोलिंग अगर शुरू कर दें तो आप 1 महीने के अंदर पेज बहुत जबरदस्त ग्रूम कर सकता है, हो सकता है। हमने तो वो नहीं किया है। हम तो ग्राउंड पे गए हैं, जमीन कुंभ के दौरान हम ग्राउंड पे थे, लोकसभा इलेक्शंस के दौरान हम ग्राउंड पे थे, शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान हम ग्राउंड पे थे, बिहार आप गई थी, आपको मतलब हम जमीन पे जाते रहे, लोगों से बातचीत करके आते रहे और वो हम दिखा रहे हैं लोगों को। तो ऐसा तो नहीं है कि घर बैठ के जो है सो हमने 2-4 मीम इकट्ठा किया और 2-4 मीम से फेसबुक पेज बिल्ड कर लिया, ऐसा नहीं है। वो हमारी दुनिया है, वो हमारी मेहनत है, वो हमारा स्पेस है, जिस स्पेस में हम सांस लेना चाहते हैं, और ये हमारा चॉइस है। हम सब लोग, मतलब आप पत्रकारिता का जो मीडियन सैलरी है वो आप देख लीजिए और बाकी प्रोफेशंस का मीडियन सैलरी आप देख लीजिए। मैं इंजीनियरिंग करके आता हूँ, मतलब, और मैं बहुत अच्छा, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा था। तो मीडियन सैलरी जो इंजीनियरिंग की होगी 10 सालों के एक्सपीरियंस के बाद, मेरे हिसाब से पत्रकारिता में नॉर्मल लेवल पे जो बहुत बड़े लोग हैं उनका आप छोड़ दीजिए, जो हाईएस्ट सैलरी है वो भी उससे मैच नहीं कर सकता है। तो हम, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस टू बी अ जर्नलिस्ट। हमको जर्नलिस्ट बनना था इसलिए हम जर्नलिस्ट बने हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ और नहीं कर सकते इसलिए जर्नलिस्ट बन गए हैं। तो मेहनत करके हमने एक स्पेस क्रिएट किया, अपनी दुनिया क्रिएट की, अपना घर बनाया, और कोई है जो हमारे उस काम से डरता है और वो हमसे हमारा घर छीन लेना चाहता है। तो ये बड़ा गड़बड़ मामला है। और आप देखिए, एक ही साथ होता है, एक ही दिन के अंदर अंदर की बात है कि नेशनल दस्तक, मॉलिटिक्स, राजीव निगम का फेसबुक पेज जो होता है, कुछ दिनों पहले 4 PM का यूट्यूब पेज हटा दिया गया, और मुकेश मोहन जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हैं उनके ऊपर 50 करोड़ की मानहानि नितिन गडकरी की तरफ से आती है। तो आप देखिए, एक साथ जितने जो इंडिपेंडेंट या फिर छोटे सिंगल क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर भी लगातार ऐसे क्रैकडाउन किया जा रहा है लोगों को, और जो हमारे जैसे संस्थान हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो कि क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो एक साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। भले ही कोई कितना भी कह ले कि जज्बा, सारी चीजें हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म जरूरी होता है। तो अगर कोई ऐसा क्रिएटर जिसके पास बहुत ज्यादा ऐसे स्पेस ना हो, ऐसे बहुत ज्यादा समर्थन ना हो, वो तो डर ही जाएगा। तो क्या इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो है उस पे ये खतरा है? क्या ये हताश करने वाली बात नहीं है? 100% है। इसीलिए मैंने कहा ना, मैटर केवल जिन संस्थानों का या जिन क्रिएटर्स का पेज बंद हुआ है, चैनल पे कंट्रोल किया गया है, चैनल को बंद किया गया है, मसला केवल उनका है नहीं। नवाज देवबंदी साहब का शेर जो था वो हमने पिछले लाइव में भी पढ़ा था, अब शेर शार यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। मसला इंडिपेंडेंट वॉइसेस का है, ठीक है। अरे भाई, हो सकता है किसी एक पोस्ट से, किसी एक कंटेंट से आपको दिक्कत हो, आप बात करिए ना, आप नोटिस भेजिए उस कंटेंट के बारे में, हम बात करते हैं कि हमने ऐसा कंटेंट क्यों बनाया है। और अगर किसी भी तरीके से गलत होगा और इंटेंशनली हम किसी को डिफेम कर रहे होंगे तो हम कहते हैं हम माफी मांगेंगे। इंटेंशनली अगर हमने केवल डिफेम किया होगा, मैं ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, लेकिन आप प्रूव करिए कि इंटेंशनली हमने डिफेम किया है। अरे, ट्रंप आपके खिलाफ बार बार बोलता है और हम उसके बारे में बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो क्या हमने डिफेम कर दिया आपको? किसान सड़कों पर अगर बैठे रहे, किसानों की बात हमने रख दी आगे, तो क्या हमने आपको डिफेम कर दिया? मुसलमान जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट जो ऑल ओवर इंडिया फैला, हमने उसको कवर कर दिया, तो हमने आपको डिफेम कर दिया। आपका सांसद जो है वो संसद भवन के अंदर अपने कलीग को गलत शब्द बोलता है, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं अभी, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन अभी चल रहा है, हमने उस बारे में बात कर ली, तो हमने आपको डिफेम कर दिया। हमने आपसे सवाल पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको 12 साल हो गए सत्ता में बैठे हुए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, सवाल क्यों नहीं पूछते? हमने डिफेम कर दिया। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर एक युद्ध थोपा, आप एक दिन पहले इजराइल में थे, उससे अगर सवाल पूछा जाएगा हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या एग्जैक्टली, तो हमने आपको डिफेम कर दिया। मतलब ये तो बेवकूफी की हद है भाई। ईरान आपका हमेशा से दोस्त रहा है, और अब छोड़ दीजिए दोस्ती यारी, मल्टी अलाइनमेंट की थ्योरी पे इंडिया चल रहा है, हम किसी गुट के साथ शामिल नहीं रहे ना। लेकिन एक चीज जो इंडिया का चरित्र है वो ये है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हो सकते। हम तो युद्ध के पक्ष में भी दिखने लगे थोड़ा सा, है ना, मतलब क्लियरली नहीं। आप सुप्रीम लीडर ईरान के खामनेई, उनकी हत्या कर दी जाती है, आप श्रद्धांजलि नहीं दे पाते टाइम में, ड्यू टाइम में, और उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा तो आप डिफेम थोड़ी हो गए। एप्स्टीन फाइल में आपके मंत्री का नाम आया, और जो सर्कमस्टेंशियल चीजें हैं वो बहुत सारे सवाल पैदा करती हैं, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप डिफेम हो जाएंगे। लीडर ऑपोजिशन जो है वो आपके ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, उसके ऊपर अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप डिफेम हो जाएंगे। तब तो भाई मुझे ये लगता है निवेदिता कि पत्रकारिता करना ही डिफेमेटरी प्रोफेशन है। मतलब अगर ये डिफेमेटरी नहीं होगा तब तो पीआर होगा, और पीआर ही करना तो अगेन पीआर जो इंडस्ट्री है ना उसकी मीडियम सैलरी भी पत्रकारों से बेहतर है। सही बात, ठीक है। तो इट्स आवर चॉइस टू बी अ जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट का काम सवाल पूछना होता है। सवाल से अगर
बहुत ताकतवर लोग डिफेम्ड फील कर रहे हैं, तो उन ताकतवर लोगों को समझना चाहिए कि इतना डरपोक ना बने वो। अच्छा, अभी जैसे बहुत सारे लोग इस बात पे नाराज हो जाते हैं, बहुत लिबरल्स भी इसमें होते हैं अघोषित इमरजेंसी बोलने पे। अब कुछ भी अघोषित नहीं बचा है, अब सब कुछ घोषित है। अब देखिए कानूनों में जिस तरह से तोड़-मरोड़ की जा रही है, वो आगे के लिए कितना नुकसान है। कल राइट। को हो सकता है ये सत्ता में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर कानूनों में आप इस तरह की चीज़ें डालेंगे और टेक्निकैलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं आप, जो 79 3B के तहत हमें आया है, आईटी एक्ट 2000, उसको लेकर के कल वही जब हमारी बात हो रही थी, मैंने थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश की। कहते हैं कि आप सही हैं या गलत हैं ये जानने के लिए आप कानून देखिए, वो कानून ही क्लियर नहीं है, वेग है पूरा। उसमें है कि गवर्नमेंट एक्चुअल नॉलेज देगी। एक्चुअल नॉलेज क्या है? एक्चुअल नॉलेज आमतौर पे होता है कि कोर्ट का आदेश होगा या फिर कोई नोटिस होती है, कुछ नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअल नॉलेज दिया जाएगा कि हाँ, ये जो है ना खराब काम कर रहा है। उसके बाद से फिर जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको हटाना पड़ेगा। क्यों? हाँ, उनकी मजबूरी क्या है कि उनके ऊपर से जो है लीगल प्रोटेक्शन हट जाएगा अगर वो राइट। सरकार की बात नहीं मानते हैं तो। इस चक्कर में उनको करना पड़ता है और यही कारण है कि कई प्लेटफ़ॉर्म्स ने और खासतौर से एक्स का ट्विटर का इसमें रहा है कि उन्होंने पिछले साल भी ये बोला था कि भारत सरकार मिसयूज़ कर रही है, हमें मजबूर कर रही है लोगों के अकाउंट डिलीट करने के लिए। खुद प्लेटफ़ॉर्म्स बोल चुके हैं और इस पे कोई बात नहीं हो पाती है ढंग से। आप समझिए ना 79 3B जो है वो ये कहता है कि चलिए कोई कोई भी आदमी आके आरोप लगा देगा तो नहीं हटाएंगे। गवर्नमेंट या कोर्ट का ऑर्डर है तो जो एक्शन है वो प्लेटफॉर्म को लेना पड़ेगा। हुँ, प्लेटफॉर्म को एक इम्यूनिटी है। प्लेटफॉर्म दरअसल ऐसे समझा जाए कि एक स्टोर है, जिस स्टोर में हम सब लोग जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी हाउसेज हैं, वो सब अपना सामान रखते हैं। सामान हमारा कंटेंट है। अब अगर मैंने कोई गलत सामान रख दिया तो क्या उसके लिए वो स्टोर जिम्मेदार होगा? तो एक प्रोटेक्शन 79 के तहत दी गई। अब 79 3 ये कहता है कि भाई जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिसमें गवर्नमेंट हो गया और दूसरा कोर्ट ऑर्डर हो गया, ये अगर नोटिस भेजता है स्टोर को कि भाई तेरे अंदर तेरे स्टोर में गलत सामान रखा है और इस वाली कंपनी ने या इस वाले बंदे ने गलत सामान रखा है, तो तुझे वो सामान फेंकना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा उसका एक्सेस। हुँ, अगर प्लेटफॉर्म इस बात को मान लेते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी कि तुमको नहीं माना जाएगा गलत, हुँ, है ना, इंटरमीडियरीज जो हैं। और अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं मानती है तो प्लेटफॉर्म को भी डिफेमेशन में घसीटा जा सकता है कि तुम भी शामिल हो। तो प्लेटफॉर्म को तो धंधा करना है। और सही दूसरी बात है। बात ये है, मार्क जुकरबर्ग जो है वो हमारे यहाँ फ्रीडम स्पीच के कर्ता धर्ता थोड़ी हैं। हमारे यहाँ फ्रीडम स्पीच के कर्ता धर्ता तो लोग हैं, और लोग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र है, लोग मालिक हैं। और अगेन फिर से जो बात है ना कि अब समझिए, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना संवैधानिक आजादी है, संवैधानिक अधिकार है हमारा। प्रोटेस्ट को भी तो दबाती है गवर्नमेंट। हुँ, गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट नहीं पसंद, और किसान आंदोलन में हम देख चुके हैं। और जब पूरा इनका इकोसिस्टम है गोदी मीडिया को, वो खालिस्तानी कहने लगे। मुसलमान रहते हैं तो पाकिस्तानी ये लोग कह देते हैं। प्रोटेस्ट आपको पसंद नहीं है। पत्रकारिता क्या होती है? पत्रकारिता ये होती है कि भाई जो लोगों की आवाज है उसको आप उठाइए और जो ताकतवर है उनसे आप सवाल पूछिए। जब उनको लोग ही नहीं पसंद तो लोगों की आवाज उठाने वाले कहां से पसंद होंगे? सवाल तो ये भी पैदा हुँ, होता है। हुँ, हुँ। तो गवर्नमेंट पत्रकारिता के बारे में नोटिस देगी प्लेटफॉर्म को कि ये गलत है, ये सही है, इसको हटा दो, इसको चढ़ा दो, और हम उसके और प्लेटफॉर्म उसके हिसाब से काम करेंगे। ये तो लॉ जो है अपने आप कह रहा है कि हुँ, नहीं, जर्नलिज्म नहीं करनी है, हुँ, नहीं, हुँ, सवाल हुँ। नहीं पूछना है। रवीश कुमार, मैं कल भी मैं जिक्र कर रहा था, आज भी, क्योंकि रवीश जी का एक तो अपील है लोगों के बीच, और जिस तरीके का उन्होंने टीवी में रहते हुए काम किया, उसके बाद भी लगातार जो काम कर रहे हैं, वो हमेशा कहते रहे कि भाई 2014 के बाद रिपोर्टिंग कल्चर जो है वो खत्म कर दिया गया। हुँ। तो मुझे लगता है बड़े बड़े जो धन्ना सेठों के संस्थान हैं, उनको समझ में आ गया था कि जर्नलिज्म नहीं करनी, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को अभी हमारे अंदर ये फितूर बचा हुआ है शायद कि जर्नलिज्म करनी है हाँ। और सवाल पूछने हैं। हमको ये लगता है कि पत्रकार सबसे मजबूत अथॉरिटी होता है और पत्रकार सबसे जरूरी स्तंभ होता है लोकतंत्र का। हमारे दिमाग के अंदर ये पागलपन है, तो पागलपन समझ लीजिए, पर वो पागलपन अभी बचा हुआ है। वो है ना एक शेर सा है कि इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो जब तक ये पागलपन रहेगा सवाल पूछते रहेंगे, और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को बताएगी इसको हटाओ, इसको हुँ। चलाओ। ये बड़ा और गलत सही मामला बात है, इस है। कानून के तहत कि फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा ये सब पे एक्शन होगा, जो ऐसी चीज़ें करते हैं। सरकार के पास कोई डेफिनिशन है क्या इसकी? नहीं है। फेक न्यूज़ क्या है? ये जिनको बताएँगे वो फेक न्यूज़ हो जाएगा क्योंकि इनको पसंद नहीं आया। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है सर कि ये तय कर रहे हैं वो लोग कि प्रोपेगेंडा क्या है, जो प्रोपेगेंडा हम्म। में हज़ारों करोड़ों खर्चा करते हैं। तो सरकार के हिसाब से हम जो कर रहे हैं वो फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा है। आपको क्या लगता है जो असल फेक न्यूज़ और सरकारी फेक न्यूज़ का जो डेफिनिशन है उसमें अंतर क्या है? कुछ एग्ज़ाम्पल देंगे आप?
मैं एक याद आ रहा है मुझे, अब मैंने इस चर्चा से पहले तो उसको चेक नहीं किया, तो मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ अभी वो कंटेंट है या नहीं है। लेकिन जब वो कंटेंट साबित हो गया था फेक न्यूज़, उसके बाद भी महीनों तक तो वो रहा ही, जिसके ऊपर मैंने पॉलिटिक्स में शो भी किया था। इस्तांबुल कांग्रेस, आपको याद होगा, है ना? यस। अमित मालवीय झूठा आदमी फैलाता है ये कि इस्तांबुल कांग्रेस में कांग्रेस मतलब इस्तांबुल में कांग्रेस का ऑफिस है। वो साबित हो जाता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, है ना? वो इस्तांबुल की अपनी एक संरचना है, थी सामुदायिक भवन जैसी कुछ। अर्नब गोस्वामी का चैनल जो है, इस्तांबुल कांग्रेस कांग्रेस का ऑफिस इस्तांबुल में कह के भरपूर जोरदारी से, जैसे वो नेशन वांट्स टू नो करते हैं, वो चलाया उन्होंने। अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल पे वो ट्वीट तब भी मौजूद था जब साबित हो चुका था ये नहीं है। और जो चैनल था अर्नब गोस्वामी का ही चैनल था या कोई निजी चैनल था, माफ करिएगा अगर वो ना हो तो, पर मुझे जितना याद आ रहा है अर्नब गोस्वामी का ही वो उन्हीं का चैनल था। था, है ना? उसके बाद उन लोगों ने माफी भी मांग ली बैन चला के, लेकिन अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल पे वो था, तो वो फेक न्यूज नहीं है, क्योंकि उनका काम ही वही है। तो वो तो अपना पेशा जो है, अपना काम जो है, बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम फेक न्यूज फैलाना है। तो आप फेक न्यूज वाले जो लोग हैं, अगर वो पेरोल पे हैं तो वो फेक न्यूज नहीं है, और जर्नलिज्म अगर पेरोल पे नहीं है तो वो फेक न्यूज है। तो पेरोल पे नहीं है ना, हाँ पर हम, ये हमको तो पता है। हम प्रोपेगेंडा कैसे फैला रहे हैं सर? अरे भाई पेरोल पे नहीं है तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सिंपल सी बात है। जो चीज जो वो एक वो है ना कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, हाँ, ये सुबह 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 की की बात बात है। है। तो सुबह सुबह जब आप उठें और आपको लगे कि सरकार साहब चाह रहे हैं कि आप इसे रात बताएं, आप अगर बता पाती हैं तो आप जर्नलिज्म कर रही हैं, अगर आप नहीं बताती हैं तो आप प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। आप हम लोग कुंभ में गए, मैं कुंभ में गया, रिपोर्ट कर रहा था। कुंभ में हमको दिखा कि नाले का पानी जो गंगा में डाला जा रहा है, कुंभ में हमको कुव्यवस्थाएं दिखी, कुंभ में हमको अव्यवस्थाएं दिखी, कुंभ में हमको दिखा शौचालय की व्यवस्था जो है बहुत गड़बड़ थी, मतलब औरतें जा ही नहीं सकती थी। श्रद्धालु जो थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो परेशान हो गए कुंभ के अंदर, जो भगदड़ मची थी उसका एक सूरत हाल एक श्रद्धालु ने हमको बताया। हम ये बता रहे हैं तो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि यह सच्चाई है और सरकार साहब को असहज कर सकती है। आप कुंभ में गए तो आप वहां पे जो लाइटिंग थी, वहां पे जो विशाल भीड़ था, उसकी तारीफ करनी थी, तो वो पत्रकारिता होती। तो शायद इसलिए हम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब जैसे कई लोगों की तस्वीर से हिंदुस्तान में निवेदिता शहद टपकता है उनकी आंखों से, वो अमृत वर्षा होती है, आपको नहीं पता, ठीक है। कई कई लोग ये दावा करते हैं और उन दावों को सुनने के लिए है सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे रहते हैं कि गाय को गेहूं खिलाइए आप, गाय गोबर करेगी, उस गोबर में से गेहूं चुनिए, उसको साफ करिए, उसको सुखाइए, उसको पीस के आटा बनाइए और उसकी रोटी बना के आप खाइए। अगर ऐसा कोई करता है और उसको संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आपको पता था? सुना होगा आपने, यकीन नहीं किया होगा, है ना? आपका दिमाग, हाँ हाँ, वो बायोलॉजी के चक्कर में आप पड़ी हुई हैं, सुना तो होगा आपने ये दिव्य ज्ञान। अब ये दिव्य ज्ञान अगर सुन के आप अप्लाई कर देती हैं तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है, और अगर इस दिव्य ज्ञान का विरोध आप करती हैं तो वो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उस दिव्य ज्ञान का विरोध करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रति अवेयर होगा और संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसको पता होंगे। तो एनीथिंग विच सपोर्ट्स साइंटिफिक टेम्पर, एनीथिंग विच सपोर्ट रैशनैलिटी, एनीथिंग विच सपोर्ट द आइडियाज ऑफ भगत सिंह, एनीथिंग दैट सपोर्ट द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वो सब लोग प्रोपेगेंडिस्ट हैं आज के समय में। सर लेकिन इस समय एक और चीज पे बात करने की बहुत जरूरत है, जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। सरकार ने बैन करवाया, इम्पोज किया कंपनियों ने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, ठीक है, क्या ये जिस तरह से बेंड होगा? और क्योंकि पहली बार तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि आज ही कल में हुआ और अचानक से सबको गुस्सा आया, सारी चीजें हुई। हम लोग पहले भी जब पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं या फिर चैनलों पे बैन लगे हैं, हमारे अभी भी कई वीडियोस हैं जो अभी गए, खुद हेमंत की एक वीडियो अभी आई है, इस पे सोशल मीडिया का जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, टेक डाउन हो रहा है। तो जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, एक तो वो चुप रहती है, इतनी हत्याएं हुई हैं, कभी भी कोई कुछ नहीं बोलता है। और अभी है कि कुछ एक लोग ही हैं जो खुद जो इंडिपेंडेंट है और जो बोल सकते हैं ये सोच करके कि हाँ चलो मेरे साथ लोग हैं। बाकी जो फ्रेटर्निटी बहुत शांत रहती है। तो इनका इस तरह से बेंड हो जाना, एक तो मीडिया डिवाइडेड है, दैट इज द फैक्ट, लेकिन इस तरह से बेंड हो जाना, स्पाइनलेस हो जाना, क्या ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस नहीं है कि आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे? 100%। देखिए मतलब किसी से बात हो रही थी और किसी ने कहा कि आप लोगों की हैसियत क्या है ना?
हैसियत तो इतनी है कि सरकार असहज हो रही है, वो ठीक है। और किसी जिसने भी कहा वो मतलब किसी गलत भाव से नहीं, और वो भाव बिल्कुल सही है। भाई इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स जो हैं या इंडिपेंडेंट संस्थान जो हैं वो अपनी कैपेसिटी में काम करती हैं। सही बात और जो बहुत बड़े बड़े मीडिया संस्थान है उनके पास संसाधन है, उनके पास रीच है, उनके पास बहुत बड़ी टीम है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो लीगली फाइट कर सकते हैं। होता क्या है कि आप समझिए, युद्धों को आप जानती समझती होंगी, है ना। महाभारत आपने मेरे हिसाब से देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। युद्धों में कहा जाता है कि सेनापति को मार दो तो भीड़ जो है हतोत्साहित हो जाती है। जैसा ट्रंप चाहता भी था कि ईरान के साथ कर ले, खामनेई की असैसिनेशन के बाद वो ईरान को तोड़ देगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी रीढ़ बहुत अलग लेवल की होती है, ठीक है। तो मोदी सरकार जब सत्ता में आई, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने कल लाइव में भी ये बात कही थी कि मोदी से जब गुजरात दंगों के बारे में पूछा गया कि आपसे क्या गलती हुई, तो मोदी ने कहा आई कुड नॉट मैनेज द मीडिया। ठीक है, तो मोदी जी को पता था कि उनको मीडिया मैनेज करना है, मुझे ऐसा लगता है, शायद ऐसा रहा ही होगा उनके पूर्ववर्ती बयानों के हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, जो सबसे बड़े संस्थान हैं उनको बैंड करवाया अपने पक्ष में। अब जब दिख गया लोगों को, यार ये तो वो संस्थान है जिनमें नौकरी पाने के लिए हम पढ़ रहे थे, अब ये संस्थान पत्रकारिता कर नहीं रहे हैं, चाटुकारिता करने लगे हैं, तो लोगों के अंदर एक स्वाभाविक फियर जो है वो चला गया कि इतने बड़े लोग अगर खड़े नहीं हो पाए तो हम कहां से खड़े हो पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो गोदी मीडिया जिसके ऊपर आप वीकली शो करती हैं, टीआर फोबिया का, है ना, इस गोदी मीडिया ने सरकार के सामने सबसे पहले जो है वो हथियार डाले, और सरकार को ये पता पड़ गया कि जब ये नहीं टिके तो कौन टिकेगा। लेकिन उसने औकात मेरी थोड़ी सी जरा कम आकी, ऐसा एक बड़ा अच्छा शेर है। तो सरकार जो है वो गोदी मीडिया के हिसाब से, बीजेपी कहें, उसने ये तो सोच लिया कि इतने बड़े लोग नहीं टिके तो कौन आगे टिकेगा। उसको ये नहीं पता था कि एक आदमी भी गणेश शंकर विद्यार्थी के आइडियाज के साथ आगे बढ़ सकता है। भगत सिंह के पीछे करोड़ों की फौज नहीं थी, लेकिन वो लड़ रहे थे और लड़ते रहे। स्वतंत्रता सेनानियों से हम लोग इंस्पिरेशन पाते हैं और इस तरह की कहानियों से इंस्पिरेशन पाते हैं। करबला की लड़ाई जब होती है तो 72 योद्धाओं के साथ, अब अब्बास साहब जो हैं वो शूट कर रहे हैं, वो कह रहे होंगे कुछ गलत बोलेगा, 72 योद्धाओं के साथ करबला की लड़ाई में हुसैन साहब जो हैं युद्ध करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं नेक काम के लिए कर रहा हूँ। वो इस चीज के लिए कन्विंस थे जी, है ना। तो हमारे पास मिथोलॉजी से लेके हिस्ट्री तक इस तरह की चीज है कि धर्म के काम पे हो तो भैया डरना नहीं है। तो हम तो धर्म के काम पे हैं। अब धर्म सुन के आप लोगों को बड़ी, मैं धर्म के काम पे कैसे हूं? सच बोलना, टिके रहना अपनी बात पे, और बड़े से बड़ा खतरा आ जाए उसके सामने झुकना नहीं, ये मेरे लिए धर्म का काम है। तो हम धर्म के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चलने वाला आदमी झुकेगा नहीं, और सरकार ये समझ नहीं पाएगी। अच्छा, आखिरी की तरफ, हम लोग अंत की तरफ चलते हैं इस एपिसोड के, लेकिन एक अभी टाइमिंग आप देखिए कि जर्नलिस्ट पैटर्निटी की बात, सॉरी आपने कहा जर्नलिस्ट पैटर्निटी जो है, अब क्या हुआ ना, वैसे बचा भी नहीं, फ्रेटर्निटी है भी नहीं अब तो बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जब वो हथियार डाल देते हैं तो मुझे नहीं लगता उनको जर्नलिस्ट कहना बहुत सही बात होगी। मतलब कोई एक नया टर्म इजाद हो जाए तो बेहतर होगा। टीआर फोबिया में आप जिनकी बात करते हैं, बाकी लोग जितने भी हैं, मुझे ये लगता है कि कल जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पे इस बारे में बात की तो हमको बहुत सारे लोगों का अपार प्यार मिला। बहुत बड़े बड़े लोग जो इस इंडस्ट्री के हैं, और ऐसे लोग जो हमारे साथ के हैं, है ना, वो तमाम लोग जो हैं वो मेरे हिसाब से खड़े हुए साथ में, और ये बहुत अच्छी चीज है। और गाँव में एक कहावत है कि भाई लड़ाई चल रही है, मान लीजिए 2 परिवारों की या 2 भाइयों की रास्ते की लड़ाई चल रही है ना, तो कहते हैं कि कोई तीसरा आदमी लाठी लेके थोड़ी जाएगा तुम्हारी तरफ से, लाठी लेके तो तुमको ही जाना पड़ेगा। तो हमला आपके ऊपर हुआ है, लड़ना आपको पड़ेगा सबसे पहले। आगे पीछे लोग खड़े हो सकते हैं, आपको हौसला दे सकते हैं, और इतना ही होता है, इससे ज्यादा क्या ही होगा। मुझे ये जो फ्रेटर्निटी है, ये फ्रेटर्निटी तो खुद इनको डराया धमकाया गया है भाई। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग जिनको देख के सुन के हम लोग सीखते थे, उन लोगों को नौकरियां छोड़नी पड़ी अपने। तो सब लोगों का कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, कुछों का बहुत ज्यादा हुआ है, कुछों का बहुत कम हुआ है। मुझे लगता है जितने लोग बचे हैं अपनी अपनी लड़ाई वो लड़े। तो मेरी दिक्कत लोगों से है अभी फिलहाल। मतलब सपोर्ट पॉलिटिक्स जब मैं कहता हूं तो इसलिए नहीं है कि मुझे एहसान चाहिए, ना आप हम पर एहसान करेंगे ना हम आप पर एहसान कर रहे हैं। मैं फिर से इस बात को कह दूं, हम सब लोगों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र को बहाल रखने का, लोकतंत्र को मेंटेन रखने का एक मुहिम होती है, और लोगों का भी मकसद होना चाहिए लोकतंत्र बहाल रहे। क्योंकि अगर नहीं रहा ना, कम से कम कागजों पर भी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
तो मुझे लगता है एक दूसरे की जरूरत है और सड़कों पे आने के लिए ना लोगों को आना पड़ेगा कि भाई फ्री वॉइसेस को आप कुचल नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी सर चुनाव भी है। चुनाव को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी जो विपक्ष के नेता होते हैं उनके पास ईडी सीबीआई जाता है। जो पत्रकार होते हैं, पत्रकार नहीं, हम्म, उनके जो है पेजेस डाउन करा दिए जाते हैं, कंटेंट डिलीट करवा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पर हमें पता है कि हमारे पीछे कौन लोग हैं। आप लोग हैं। वही जनता जिसने हमें बनाया है, वो अभी हमारे साथ है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं। आप सभी से यही अनुरोध है कि #सपोर्टपॉलिटिक्स लिख करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे भी आपको लगता है, जहाँ पे भी आप एक्टिव हो, वहाँ पे आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये मुर्दा शांति बहुत खतरनाक होती है। आज हम ज़द में आए हैं, कल आप आ सकते हैं। लगेगी आग तो आएँगे आएंगे घर घर कई कई ज़द जन। में। एक चीज मैं ऐड हुँ, कर दूं कि इस एक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहें तो एक तो लीगल जो हुँ, प्रोसीडिंग होगी अपने पेज को वापस लाने की, वो हम लोगों ने शुरू कर दी है। मोस्ट प्रोबेबली पेज मिल ही जाएगा, जितने एक्सपर्ट लोग हैं उनका यही कहना है कि कोशिश दरअसल ये थी कि किसी भी तरीके से रीच को कम कर दिया जाए, और 10 15 20 दिन अगर समय लगता है तो रीच सब्सटेंशियली कम हो जाएगी। टेक्निकली भी एल्गोरिदम उसको सपोर्ट नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, शैडो बैन के बावजूद 28 दिनों में फेसबुक पेज पे हमारी रीच जो थी वो 41 मिलियन थी, जो बहुत ज्यादा हो सकती थी शैडो बैन अगर नहीं होता तो। हुँ, तो दरअसल आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप जो पसंद कर रहे हैं, आप जो शेयर कर रहे हैं, उस कंटेंट को ये बंद कर देना चाहते थे। तो हम इसके खिलाफ लीगल जो लड़ाई है उसमें उतर चुके हैं। हुँ, दूसरी बात यह है कि एक बैकअप आईडी जो है वो हम लोग बना चुके हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, कई लोगों ने कहा सपोर्ट कैसे, तो सपोर्ट बस ऐसे कि हमारे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे हमारा ट्विटर है, चाहे इंस्टा है, चाहे यूट्यूब है, आप उन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। आगे की जो भी सूचना होगी, हमारा बैकअप आईडी क्या है वगैरह, ये सब कुछ हम उन सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। एक हुँ, और चीज मैं आपको बता दूं कि एक जल्द ही हम लोग मीटअप करने वाले हैं। जितने भी इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं, मीडिया हाउसेस जो इस मुहिम में साथ आना चाहें, मुहिम ये रहेगा कि लोग सवाल पूछ सके, इसकी आज़ादी बरकरार रहे। इसके लिए एक मीटअप भी हम लोग रखेंगे और आप लोग को अवगत कराते हाँ। रहेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और बहुत सारे लोग काफ़ी निराश होकर के भी कमेंट लिख रहे थे कि अब क्या रे क्या होगा, मॉलिटिक्स का क्या होगा? बाय मॉलिटिक्स वाली जो बात थी, तो मैं बता देती हूँ, कोई निराश, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हम भी नहीं हैं। मॉलिटिक्स ज़िंदाबाद था, है और ज़िंदाबाद रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए, प्यार बनाए रखें और अपना सहयोग भी बनाए रखें। धन्यवाद।